दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टडी डोज को और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डोज पे। दोस्तों हमने आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो है सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है बजट से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसके बाद सीएजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज टॉपिक हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालेंगे। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लेखानुदान कब पारित किया गया। इससे पहले कि आप ये देखें कि लेखानुदान कब पारित किया गया, ये देख लेते हैं कि लेखानुदान होता क्या है। तो देखिए, जो बजट होता है कब आमतौर पर फरवरी के अंतिम, ठीक है, या मार्च के पहले पखवाड़े संसद में बजट सत्र के रूप में पेश किया जाता है, जो कि अगले वित्त सत्र के लिए होता है। तो क्या होता क्या है कि ये जो है 30, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1 अप्रैल से अपना स्टार्ट हो जाता है, वर्ष होता है, तो तब तक इसका चाहिए लागू हो जाना चाहिए, लेकिन तब तक ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि एक बार बजट पारित होता है फिर उसके बाद होता है ये विभिन्न समितियों से, ठीक है, गृह विभाग में जाता है, फिर रक्षा विभाग में जाता है, फिर कृषि विभाग में जाता है और क्या होता है जो बजट प्रस्ताव होता है उस पर चले। तो उसके बाद क्या होता है इसको प्रस्ताव को पारित होते होते जो मार्च या मई का महीना आ जाता है, लेकिन इस दौरान क्या होता है जो 3-4 महीने बीच में होते हैं, तो इस दौरान जो खर्च की अनुमति होती है संसद से ली जाती है, लेखानुदान मांग के रूप में ली जाती है। तो मतलब क्या होता है जो बजट सत्र जो बजट मतलब लागू होने से पहले, पारित होने से पहले जो बीच में 3-4 महीने होते हैं उस टाइम के लिए जो बजट मांग की जाती है जिस बजट की, उसे क्या बोला जाता है, लेखानुदान बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि लेखानुदान कब पारित किया जाता है। मांगों पर मतदान के बाद, आम बहस से पहले, आम बहस के बाद, या मांगों पर मतदान से पहले अथवा आम बहस के बाद। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, आम बहस के बाद जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत में निष्पादन बजट का प्रारंभ किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो दोस्तों निष्पादन बजट को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है अपने लेक्चर में। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं इसके क्या क्या है। आकलन समिति है, एप्पल बी रिपोर्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा और प्रशासनिक सुधार आयोग। तो देखिए, जब आकलन समिति को सबसे पहले 1950 में इसे यहाँ पे लाने की सिफारिश की थी आकलन समिति ने। फिर उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया था कि एक अमेरिकी विशेषज्ञ था फ्रैंक काउस, उसे नियुक्त किया था इसकी पूरी समीक्षा करने के लिए कि यह भारत में के लिए उपयोगी होगा या नहीं होगा। तो उसके बाद 1950 के बाद क्या किया गया, फिर जो काउस ने रिपोर्ट की उसको क्या किया गया, 1958 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसे सिफारिश करने की जो है सिफारिश कर, तो जिसकी सिफारिश पर यह लागू किया गया वो क्या कौन था, प्रशासनिक सुधार आयोग। यह किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था, तो प्रशासनिक सुधार आयोग पर। और सबसे पहले इसकी सिफारिश किसने की थी, जिसके सिफारिश पे से भारत में लाया गया, तो वो थी आकलन समिति। तो प्रशासनिक सुधार आयोग समिति के इसे कब यहाँ पर लागू किया गया था, 1958 में। हमने देखा था कि निष्पादन बजट सबसे पहले 1983 में लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं जेडबीवी का जनक कौन है। तो ये जेडबीवी का जो फुल फॉर्म है वो होता है जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पीटर ई फायर, जिमी कार्टर, गाय पीटर्स, हुबर आयोग। दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ा था इसे कि इसे जो सबसे पहले इसकी सिफारिश की थी पीटर ई फायर ने, इसका जो जनक था बाद में राष्ट्रपति जिम कार्टर ने इसे 1978 में लागू किया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है, राजस्व विभाग का। तो दोस्तों राजस्व विभाग जो होता है वो जमीन से जो जुड़े मैटर होते हैं जमीनी, उनको देखने का कार्य करता है, तो यह होता है, यह होगा ही नहीं। व्यय विभाग कुछ होता ही नहीं है, बजट विभाग बना ही नहीं। टोटल क्या है, यह ऑप्शन सी पे जाएगा, आर्थिक मामलों का विकास पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों हमने बजट सिद्धांत में क्या क्या पढ़ा था कि बजट संतुलित होना चाहिए, ठीक है, रोकड़ बजटिंग होनी चाहिए और सभी वित्तीय लेन देन के लिए एक ही बजट होना चाहिए, बजट सरल होना चाहिए, शुद्ध नहीं,
बजट अनुमान जो होते हैं वो ठोस होने चाहिए और इसमें कालातीत का नियम कार्य करता था। राजस्व और पूंजी अलग अलग होने चाहिए। अनुमानों का रूपलेखा के रूप में के अनुरूप होने चाहिए। इतने जो हमने पढ़े थे वो क्या थे, बजट के सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा बजट का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो बजट का सिद्धांत में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो देखिए कौन कौन सा इसमें है। बजट संतुलित होना चाहिए। ठीक है, बजट शुद्ध होना चाहिए, सकल नहीं। आकलन सटीक होना चाहिए और कालातीत का नियम। इतने सारे जो है मतलब इतना इतना अपना ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमने जो 6-7 थे वो हमने देख लिए कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, बजट शुद्ध होना चाहिए, सकल नहीं, ये नहीं है। ठीक है, बजटिंग सरल होनी चाहिए, इसके जगह पर यह होना चाहिए कि बजटिंग जो है वो सरल होनी चाहिए, शुद्ध नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं भारतीय लेखा परीक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो लेखा परीक्षा संघ का विषय है। उपराष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षा और लेखा का एकीकरण। इसका मुख्य सरोकार खर्च से है। यह मूलतः एक वैधता लेखा परीक्षा है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन अपने सही हैं। तो हम जाएंगे किसके साथ, डी के साथ। 1, 2, 3 और 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यह कथन किसका है, वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है। दोस्तों सारे कथन आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमने देखा है हर पेपर में एक दो कथन आए हुए हैं बजट से रिलेटेड, कुछ वित्तीय विभाग से रिलेटेड। ठीक है, कुछ वित्तीय प्रशासन से रिलेटेड है। तो आप कथन सारे अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सा कथन किसने दिया था। तो यह कथन दिया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर, हूवर आयोग ने। आगे देखते हैं निष्पादन बजट शब्द किसने गढ़ा था। भारत के प्रशासनिक आयोग ने, अमेरिका का दूसरा हूवर कमीशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा भारत की आकलन समिति और चौथा ऑप्शन है अमेरिका का पहला हूवर कमीशन। तो दोस्तों निष्पादन बजट सबसे पहले शब्द जो है यही लाया था परफॉर्मेंस बजटिंग के उसमें। तो इसको क्या बोलते हैं, अमेरिका का पहला हूवर कमीशन जो है इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं जेड बीवी के लाभ कौन से हैं, जीरो बेस बजटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन के साथ हम देखते जाएंगे। यह निम्न प्राथमिकता कार्यक्रमों को हटा देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कार्यक्रम की प्रभावकता में नाटकीय सुधार लाता है, यह ऑप्शन सही है। यह कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों को भौतिक और वित्तीय अर्थों को सामने लाता है, यह गलत है। यह उच्च प्रभावकारी कार्यक्रमों के लिए अधिक वित्त हासिल करता है, इसका ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। मतलब इसके 2 और 4 ऑप्शन जो है वो सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बजट के साथ विधायिका में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र, अनुदान मांगों का सारांश, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक। दोस्तों ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, आप इसको अच्छे से जाके देख सकते हैं लेक्चर में, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो चारों चीजें हैं वो बजट के साथ प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बजट में कटौती प्रस्ताव को स्वीकार्यता की शर्त निम्न में से कौन सी नहीं है। इसको मौजूदा नियमों में संशोधन का सुझाव नहीं देना चाहिए। इसका संबंध उस खर्च से नहीं होना चाहिए जो भारत की संचित निधि से होता है। यह एक से अधिक मांगों पर संबंधित होना चाहिए। इसको विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। तो जो नहीं है वो है थर्ड ऑप्शन, बाकी ये तीनों चीजें होती हैं। तो दोस्तों आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हमारे जो एग्जाम में काम में आएंगे। तो आप लोग प्लीज इसको पढ़िए और हमें कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है, जिससे हम आगे के ही सीरीज भी आपके लिए अपलोड करेंगे।